राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं महाभारत के ऊपर कणिक की कूटनीति। आमतौर पर लोग ये कहते हैं जो महाभारत हुआ वो द्रौपदी के कारण हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये राज्य कैसे हड़पा जाए ये पहले से ही धृतराष्ट्र के मन में था। तो धृतराष्ट्र किसी से सलाह लेता है कि ये राज्य को मैं कैसे हड़पूं। जो सलाह देने वाला कूटनीतिज्ञ है उसका नाम है कणिक। राजा पांडु जो थे उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। तो उन्होंने विभिन्न देवताओं को बुलाकर 5 संतानें पैदा करी जिन्हें पांडव कहते हैं। पांडु की अपने वीर्य से कोई संतान नहीं थी। और इस कालखंड में जो राज्य का देखभाली थी वो दे दी गई थी धृतराष्ट्र के लिए। जब पांडव बलशाली हो गए और सब जगह से हराकर लोगों को धन संपदा को बढ़ाने लगे तो धृतराष्ट्र के मन में आया कि संपत्ति में कैसे हड़पूं। तब उसने कणिक को बुलाया और कणिक को बुलाने के बाद में उससे राय ली। तो वो क्या राय है ये मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखें। राजनीति विशारद कणिक की कूटनीति और राजनीति का मूल मंत्र क्या है वो हमें इसमें जानना है। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस, पेज संख्या है 114। यहाँ माते युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके प्रभाव में वृद्धि, धृतराष्ट्र को चिंता और कणिक की कूटनीति। याद रखें, युधिष्ठिर को युवराज बनाया था, राजा नहीं बनाया गया था। राजा जो था वो धृतराष्ट्र ही थे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय द्रुपद को जीत लेने के बाद 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, यानी नियुक्त कर दिया। भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग गदा युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने ऐसा ही निश्चित किया था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा तुमसे मुकाबला हो जाए तो तुम मुझसे लड़ने में हिचकिचाना मत। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर निकल गए। सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। आगे इसमें वर्णन मिलता है कि भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य में बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई। ये सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बताओ, उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह करना चाहिए? मतलब मेल मिलाप करना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? कणिक ने कहा। किससे कहा? धृतराष्ट्र से। राजन, आप मेरी बात को सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वथा दंड देने के लिए उद्धत रहना चाहिए और दैव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। ये कणिक की नीति बहुत काम की है कि दैव के भरोसे ना रहो, यानी भाग्य के भरोसे मत रहो, पौरुष प्रकट करो। ये कणिक ने कहा धृतराष्ट्र से। अपने में कोई कमजोरी ना आने दें, और हो भी कोई कमजोरी तो किसी को मालूम ना होने दें। दूसरों की कमजोरी को जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट आरंभ कर दे तो उसे बीच में ना रोके। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। ये किसने शिक्षा दी?
कणिक ने, ये नीति किसकी है? कणिक की कूटनीति है। शत्रु को कमजोर समझकर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल ना हो उसकी ओर से आंख कान बंद कर ले, परंतु सब सावधान रहे सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। ये फिर सुन लो, शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3 मंत्र, बल और उत्साह, ये राजनीति का मूल मंत्र है, कणिक के द्वारा दिया गया। किसको? धृतराष्ट्र के लिए। शत्रु के 3 मंत्र, बल और उत्साह, 5 चीजें यानी सहाय, सहायक, साधन, उपाय, देश और काल का विभाग, और 7 चीजें साम, दान, भेद, दंड, माया, इंद्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य। राज्य के अंगों को नष्ट करता रहे। किसके? शत्रुओं के। जब तक समय अपने अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह फोड़कर पटक कर उसके फोड़ डालना चाहिए। साम, दान, दंड और भेद, किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। साम यानी कि जो स्थितियां उस समय अनुकूल हों, बुद्धि चातुर्य से प्रयोग करो, उसको अनुकूल बनाओ। दान यानी कुछ लोभ देकर, उसे कुछ लालच देकर, अथवा दंड देकर, अथवा किसी भेद की नीति से अलग अलग करके उनको शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। शत्रु को नष्ट करना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, ये तुम ठीक ठीक बताओ। इस पर एक गीदड़ की कहानी है, लंबी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो महाभारत के पेज संख्या 115 पे पढ़ लें स्वयं, और आप स्पेशल कहेंगे तो भेज देंगे। इसको वीडियो लंबी होने के कारण इसको छोड़ते हैं। आगे कणिक कहते हैं, राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात करनी है। कैसी? जैसी अभी कहानी में आई। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे, और बराबर और कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। ये कहानी का सारांश है। इसमें शत्रु चाहे कोई भी हो उसे मार डालना चाहिए। ये कणिक की राजनीति है। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में देश रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। ये राजनीति के गुण हैं। ये मैं भाग 2 है इसका, पहला भाग मैं सुना चुका हूं आपको। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले, यानी नुकसान पूरा कर दे परंतु बोले मीठा। मार कर कृपा करे, जैसे मान लो शत्रु की बस्ती है, उसमें आग लगा दे, बाद में अगले दिन सामान बंटवाने जाए, सहायता के सामान करने जाए। ये इसका कहने का है। मार कर भी कृपा करे, अफसोस करे और रोवे, शत्रु को संतुष्ट रखे परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए, वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए, यानी कुछ गुप्तचर ऐसे रख दे जो जिन्हें बाबा बना दे, तपस्वी बना दे, और वो सब चीज़ें जांचें कि राजा के विषय में क्या बातें हो रही हैं। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल, सभी भीड़भाड़ के स्थानों पर गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। और ये मेरी अपनी राय है यहाँ पर कि गुप्तचरों को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि गुप्तचर की भी कोई गुप्तचरी कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, यानी बोलो बहुत बढ़िया और हृदय से कठोर बने रहो। भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, ये नीति निपुण का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना, ये सब
ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को भी आशा दे भी तो बहुत दिनों की बीच में अड़चन डाल दे, कारण पर कारण गढ़ता जाए। ये शिक्षा दी थी उन्होंने राजनीति की धृतराष्ट्र के लिए। अंत में वे कहते हैं, राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय ना रहे और पीछे पश्चाताप ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। ये कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगे। अब आप ये देखो, इसमें पहले से ही उनको है नहीं है कि मुझे राज नहीं देना है। धृतराष्ट्र के मन में पहले ही आ गया कि मुझे राज नहीं देना इनको। वो कणिक से राजनीति के गुण सीख रहा है। लोग कहते हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई। अरे नहीं भाई, ये पहले से ही महाभारत। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते रहे। विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर भी प्रकट नहीं की। अब आप देखो कि पहले से ही मारने के इंतजाम पूरे हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको कणिक की राजनीति बताई। इसका आप बार बार एक एक वाक्य का विश्लेषण करें और उसका लाभ लें। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हरिओम।